क्या आप जानते हैं कि ब्लैक विडो स्पाइडर्स की सबसे खास बात क्या होती है? ये स्पाइडर्स सिर्फ अपने फायदे के लिए जीती है और जब काम निकल जाता है तो अपने पार्टनर को मारकर भी खा जाती है। लेकिन ये क्वालिटी सिर्फ स्पाइडर्स तक सीमित नहीं रही है। माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में एक ऐसी लड़की थी जिसे लोग द ब्लैक विडो कहते थे, चैंटल मॉडविट। उसके पास खूबसूरत चेहरा, शार्प दिमाग और ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स थी ना जो किसी भी मेल क्लाइंबर को अपने कंट्रोल में कर लेती थी। कई मर्द उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे और चैंटल भी उनका फायदा उठाना अच्छे से जानती थी। लेकिन एक बार चैंटल वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े पहाड़ K2 पर ऐसा फंसी कि आप सोच भी नहीं सकते। आगे की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। चैंटल का जन्म फ्रांस के आल्प्स में हुआ था और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने विंटर स्पोर्ट्स करना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में चैंटल का इंटरेस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ आकर्षित हुआ और तुरंत ही वो अपना माउंटेन गाइड सर्टिफिकेशन हासिल करने में कामयाब हो गई। 22 साल की उम्र तक उन्होंने अपना नाम माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में दर्ज कर लिया था जब आइस क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन में वो थर्ड आई। आपको बता दूं कि चैंटल ने उस वक्त यूरोप के बेस्ट क्लाइंबर्स के साथ कॉम्पीट किया था और वो उस पूरे कॉम्पिटिशन में अकेली फीमेल क्लाइंबर थी। इसके बाद तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो गया। उन्होंने फ्रेंच नेशनल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया और 3-6,000 मीटर से ऊपर के पहाड़ चढ़ लिए। उनके यूनिक स्किल्स को देखते हुए साल 1991 में चैंटल को एवरेस्ट एक्सपीडिशन में इनवाइट किया गया। पहाड़ चढ़ना चैंटल के लिए साइकिल चलाना जितना आसान था, लेकिन उस वक्त वो एवरेस्ट क्लाइंब करने में नाकाम रही थी। लेकिन इससे उनका डिटर्मिनेशन और ज्यादा गहरा हो गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ 8,000 मीटर्स वाले पहाड़ ही चढ़ेंगे, वो भी बिना ऑक्सीजन और मिनिमल गियर्स के साथ। अपने सुंदर चेहरे की वजह से चैंटल अक्सर ही बेस कैंप्स पर दूर से ही दिख जाया करती थी और मेल क्लाइंबर्स में स्पेशली पॉपुलर थी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ बहुत सारे आरोप भी आने लगे। देखो, लोगों का कहना था ना कि चैंटल अपने चार्म से मेल क्लाइंबर्स को मैनिपुलेट करती थी और उनके बीच झगड़े लगवाती थी। कहा जाता है कि साल 1991 में एवरेस्ट एक्सपीडिशन की वजह से कुछ क्लाइंबर्स के बीच फाइट भी हो गई थी। एक पर्टिकुलर क्लाइंबर चैंटल के बेहद क्लोज था, उसका नाम थॉर काइजर था। एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर उन्होंने तुरंत डेट करना शुरू कर दिया और अर्जेंटीना में जाकर साथ में क्लाइंब करने का प्लान बनाया। लेकिन ये करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। पैसे जमा करने के लिए चैंटल टूरिस्ट्स को क्लाइंब पर ले जाया करती थी, लेकिन अर्जेंटीना जाने से जस्ट पहले उन्होंने थॉर से कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। प्यार में पागल थॉर ने अपने खुद के पैसे से चैंटल की ट्रिप को फंड किया, लेकिन चैंटल ने एक बार फिर से अपना गेम खेला। देखो, अर्जेंटीना में वो माउंट फिट्जरॉय के पहाड़ पर चढ़ने वाले थे, लेकिन वो ऊपर तक जाने में अनसक्सेसफुल रहे। तब चैंटल ने थॉर को अल्टीमेटम दिया कि वे लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाए तो उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। थॉर ने नए जोश के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन उस रात थॉर के पैर चढ़ाई करते वक्त फिसल गए और वो 20 मीटर नीचे गिर गया। उसे काफी गहरी चोट लगी, लेकिन चैंटल ने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं की। उल्टा उसने थॉर से यह कह दिया कि अब वो उससे प्यार नहीं करती और अगली सुबह किसी दूसरी टीम के साथ उन्होंने माउंटेन क्लाइंब करना शुरू कर दिया। इस घटना की वजह से थॉर का दिल बुरी तरह से टूट गया, लेकिन वो चैंटल से अलग नहीं रह सकता था। जब उसे यह पता चला कि चैंटल K2 यानी कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक को क्लाइंब करने जा रही है, तो उसने भी एक रशियन अमेरिकन एक्सपीडिशन ज्वाइन कर लिया जिसमें लेजेंडरी क्लाइंबर्स एड वाइस्टरस और स्कॉट फिशर्स थे। चैंटल खुद एक स्विस टीम के साथ क्लाइंब कर रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में महिलाओं का अकेला चलना रिस्क से भरा हुआ था, लेकिन चैंटल रिवीलिंग कपड़े पहनकर यहाँ वहां घुमा करती थी। उसने अपनी ओरिजिनल टीम को भी छोड़ दिया और थॉर की टीम को ज्वाइन कर लिया। क्लाइंब के वक्त थॉर की टीम ने रस्सी लगाने से लेकर सप्लाईज को कैरी करना और बेस कैंप लगाना हर चीज किया। वहीं चैंटल अपना हल्का फुल्का बैग लेकर आराम से क्लाइंब कर रही थी। उसने अपना ज्यादातर गियर दूसरे मेल क्लाइंबर्स को कैरी करने के लिए दे दिया था। अब इस तरह के बड़े माउंटेन्स पर बहुत सारे लोग एक साथ नहीं चढ़ते हैं, ये 2 या 3 के ग्रुप में बारी बारी से ऊपर जाते हैं। थॉर अपने दूसरे साथियों के साथ K2 पर चढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चैंटल रात के अंधेरे में उन्हें फॉलो कर रही थी। K2 चढ़ते वक्त थॉर और उसके साथियों को अपने भारी बैकपैक और फ्रॉस्ट बाइट जैसे खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन चैंटल दूसरों पर डिपेंड होकर आराम से चढ़ाई कर रही थी। चैंटल के बॉडी की एक खास बात यह थी कि वो किसी भी वेदर कंडीशन में तुरंत ही अडेप्ट कर जाती थी। 3 अगस्त 1992 को
चैंटल फाइनली केटू के हाईएस्ट पीक पहुंचने में कामयाब हो गई। वो ऐसा करने वाली सिर्फ चौथी महिला थी, लेकिन डिजास्टर तब आया जब वो केटू से नीचे उतर रही थी। ऊपर चढ़ते वक्त चैंटल ने अपने सनग्लासेस खो दिए थे, जिस वजह से उनकी आंखों में ठंडी हवा और बर्फ जा रही थी। इतनी ऊंचाई पर यूवी रेज भी आंखों को बहुत चोट पहुंचाती है। ऊपर पहुंचने तक चैंटल पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी और नीचे उतरने के हालात में नहीं थी। दूसरे मेल क्लाइंबर्स भले ही चैंटल की मदद के लिए आगे हो, लेकिन केटू एक बहुत ही सैवेज माउंटेन है जो किसी पर भी रहम नहीं करता। कोई चारा नहीं देखने पर चैंटल ने एक आइस केव में शरण लिया, लेकिन उस केव में भी उसे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। एक भी रात वहां पर चैंटल के लिए जानलेवा हो सकती थी। किस्मत से एलेक्सी नाम के एक दूसरा क्लाइंबर भी नीचे उतर रहा था। उसने चैंटल का कैंप देखा और उसे तुरंत ही रेस्क्यू करने में जुट गया। उसने चैंटल के साथ मिलकर नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन वो दोनों बेहद ही स्लो थे। चैंटल को बुरी तरह से फ्रॉस्ट बाइट हो गया था और वो बार बार बेहोश हो रही थी। एलेक्सी को बार बार जाकर चैंटल को होश में लाना पड़ रहा था। माउंटेन के नीचे वाले हिस्से में थॉर ने रस्सियां लगा कर रखी थी ताकि क्लाइंबर्स आराम से उतर पाए, और इस रस्सी ने उस दिन चैंटल और एलेक्सी की जान बचा ली। अब एक पॉइंट पर उन दोनों का पैर फिसल गया था, वो गिरने ही वाले थे, लेकिन थॉर के द्वारा बांधी हुई रस्सी की वजह से वो बच गए थे। नाउ फाइनली वो लोग कैंप 4 में पहुंचे, जहां थॉर ऑलरेडी अपना टेंट लगाए उनका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि चैंटल की हालत बहुत ही खराब है और उसके हाथ पैरों में सीवियर फ्रॉस्ट बाइट हो गए हैं। थॉर ने तुरंत गर्म सूप बनाया और चैंटल को चॉकलेट भी खिलाया। 3 दिन तक उस डेथ जोन में फंसे रहने के बाद उन तीनों ने नीचे उतरने का फैसला किया। वहां और रुकना मौत को बुलाने जैसा था। चैंटल बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। थॉर और एलेक्सी को बारी बारी सहारा देकर नीचे उतारना पड़ रहा था। वे लोग बहुत ही धीरे धीरे उतर रहे थे। 3 घंटे में वो सिर्फ 60 मीटर नीचे आ पाए थे। रात होते होते उन तीनों को पता चल गया था कि और नीचे उतरना अब सुसाइड करना होगा। एलेक्सी ने अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटी देखकर कहा कि वो अकेले नीचे उतरेगा और अगली सुबह निकल चला। तब थॉर ने रेडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई। कैंप 3 में बैठे विस्टरस और फिशर्स ने उनकी आवाज सुनी और ऊपर आकर उन्हें बचाने के लिए मान गए। वो दोनों क्लाइंबर्स बहुत सारे खतरे, यहाँ तक कि एवेलांच से तक बचकर चैंटल और थॉर के पास पहुंचे। चैंटल की हालत तब तक बहुत ही खराब हो गई थी। उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी और वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती थी। धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगे और पूरे 2 दिन बाद कैंप 1 तक पहुंचे। तब तक चैंटल रिकवर हो चुकी थी और चल फिर पा रही थी। किसी भी दूसरे आदमी को अगर इतने खतरों से बचा लिया जाए, वो आदमी अपने रेस्क्यूअर्स का जिंदगी भर के लिए आभारी बना रहता है, लेकिन चैंटल ने कभी भी अपने रेस्क्यूअर्स को ठीक से थैंक यू तक नहीं बोला। इनफैक्ट चैंटल ने थॉर का तो एक बार नाम तक नहीं लिया। दूसरी तरफ फ्रांस में चैंटल को एक हीरो की तरह वेलकम किया जा रहा था, लेकिन दूसरे क्लाइंबर्स अब उससे नफरत करने लगे थे। उसी वक्त उसे द ब्लैक विडो का नाम दिया गया। लेकिन चैंटल आगे बढ़ती गई। साल 1993 में उसने एक बार फिर से एवरेस्ट एक्सपीडिशन ज्वाइन किया, लेकिन बेहद तेज ठंड की वजह से उसे 8400 मीटर के बाद वापस मुड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर स्पेनिश टीम के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन 8000 मीटर के बाद उन्हें फिर मुड़ना पड़ा। चैंटल ने इसके बाद शीशा पांगमा और छो ओयू पहाड़ पर इल्लीगली चढ़ाई की, जिसके बाद उन पे फाइन्स भी लगे, जिसे उन्होंने कभी पे ही नहीं किया। साल 1995 में उन्होंने रॉब हॉल के एवरेस्ट एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते चैंटल बेहद थक गई और बेहद धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। तब रॉब ने फ्रस्ट्रेट होकर उसे नीचे जाने को कह दिया, लेकिन वो तब भी नहीं मानी। एक पॉइंट पर चैंटल पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। तब रेस्क्यूअर्स को उसे नीचे बेस कैंप तक पहुंचाना पड़ा, लेकिन अगली सुबह वो ऐसे चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और जैसे किसी ने उसकी जान ही ना बचाई हो। गुस्से में रॉब हॉल ने चैंटल को अपने एक्सपीडिशन से परमानेंटली बैन कर दिया। अपनी चार्म और ब्यूटी से चैंटल ने बहुत सारे मेल क्लाइंबर्स को अपने कब्जे में कर लिया था। वो अपने एम्बिशन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कई बार जब उसके पास्ट बॉयफ्रेंड्स उससे मिलने आते थे, तब वो उन्हें ये कहकर भगा देती थी कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, लेकिन उनका यही गुरूर और एम्बिशन उनकी मौत का कारण बना। साल 1998 में चैंटल ने धौलागिरी एक्सपीडिशन ज्वाइन किया, जो वर्ल्ड का 7th हाईएस्ट माउंटेन है। ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पहाड़ है, जहाँ की सक्सेस रेट बेहद ही लो है। कभी भी यहाँ पर एवेलांच आ जाता है। चैंटल ने एक स्पेनिश एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया था और अपने शेरपा यानी कि एक लोकल गाइड के साथ चढ़ाई कर रही थी। उन्होंने करीब 6400 मीटर ऊपर अपना कैंप सेट किया था, लेकिन अचानक 11 मई 1998 को उन दोनों की डेड बॉडी टेंट में मिली। इसके साथ ही पूरा टेंट स्नो में कवर्ड था और टॉप से में ये पता चला कि चैंटल की जान उसकी गर्दन टूटने से हुई थी। सोते वक्त पहाड़ पर एक छोटा सा एवेलांच आया था, जिससे उनका कैंप बर्फ में ढक गया था और उनकी जान चली गई थी। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी आज चैंटल मॉडरेट का नाम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो टैलेंटेड क्लाइंबर थी और उन्होंने आने वाली बहुत सी फीमेल क्लाइंबर्स को इंस्पिरेशन भी दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी चैंटल मॉडरेट की। आई होप
कि आपको ये कहानी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि ऐसा इंसान के बारे में जो हिमालय की चोटियों में खो जाता है और तकरीबन 43 दिनों के बाद वो मिलता है। लेकिन क्या वो इतने दिनों तक जिंदा बच पाया था? आखिर क्या हुआ था उसके साथ और कैसे वो रेस्क्यूअर्स को मिलता है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।